नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर में सेक्सुअल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो कि एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, जिसे एक मूड डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं, उसमें अक्सर एक सिम्टम देखा जाता है कि पेशेंट्स की जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती है डिसऑर्डर की वजह से। मेनिया में या तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं या फिर डिप्रेशन के अंदर बहुत ही कम सेक्सुअल बिहेवियर पाए जाते हैं। और इसी के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर की जो दवाइयाँ होती हैं उनका भी एक साइड इफेक्ट होता है जिसमें कि सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। तो या तो बीमारी का सिम्टम होगा सेक्सुअल बिहेवियर में चेंज आ जाना, या फिर दवा का साइड इफेक्ट होगा जिससे कि सेक्सुअल हेल्थ में फर्क आ जाता है। इन दोनों टाइप के सिम्टम्स या बिहेवियर्स के बारे में पेशेंट्स को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि वो अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकें, उसके बारे में अवेयरनेस रख सकें और साथ ही सही निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सकें कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है और ये जो उनका लक्षण है उससे क्या उम्मीद की जाए, इलाज से क्या उम्मीद की जाए, ताकि वो अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को और सेक्सुअल हेल्थ को समझ सकें, मैनेज कर सकें। तो इसी बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा और इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर अपने में क्या इफेक्ट डालता है एक पेशेंट की सेक्सुअल हेल्थ पर, उसके सेक्सुअल बिहेवियर्स कैसे चेंज हो जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के एपिसोड्स के दौरान। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर होता है, मतलब इसके अंदर एक पर्सन के मूड्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। या तो वो पूरे एपिसोड में एक पर्सन बहुत ही डिप्रेस्ड होता है या फिर पूरे एपिसोड में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश रहता है। तो मूड में आने वाले जो चेंजेस हैं वो ऑब्वियसली उस पर्सन के सेक्सुअल बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं हमारे मूड, मोटिवेशन, इमोशंस से। तो अगर ज़्यादा मूड अच्छा होगा तो ऐसे में सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एंजॉय करने का मन करेगा, ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, ज़्यादा दूसरे ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन होगी। और वहीं अगर मूड लो हो जाएगा तो ऐसे में अपने पार्टनर के साथ या अपने बेसिक सेक्सुअल नीड्स को भी फुलफिल करने में पेशेंट दूर भागेगा। उसको लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है या उसके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो ठीक से सेक्स कर सके। तो सेक्सुअल एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में बदलाव आ जाना ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में से एक होता है। एक जो इंपॉर्टेंट चेंज आता है वो आता है हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर, या जिसे हाइपर सेक्सुअलिटी कह सकते हैं, और इसे कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर भी कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि एक पर्सन की जो पूरी लाइफ होती है वो उसकी सेक्सुअल बिहेवियर के इर्द गिर्द चलने लगती है, उसका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन अपनी सेक्सुअल नीड्स पर आ जाता है। जब किसी पर्सन में मेनिक एपिसोड के टाइम पर या हाइपोमेनिक एपिसोड के टाइम पर जब हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर्स कह सकते हैं ट्रिगर होते हैं, या वो जब ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो ऐसे में पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सर्च करता है एक सेक्सुअल पार्टनर के लिए। अगर मैरिड है तो चांस बहुत हाई होते हैं कि वो मैरिज से बाहर कोई पार्टनर सर्च करेगा या करेगी। एक से ज़्यादा पार्टनर्स बनाने की नीड बहुत स्ट्रांग होती है। प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने की नीड बहुत बढ़ जाती है, डेटिंग एप्स पर जाने का बिहेवियर बढ़ सकता है। तो हाइपर सेक्सुअलिटी जो है ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसको पेशेंट या जो पर्सन जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है वो उसे रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, बावजूद इसके कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा हो या दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा हो। वो अपनी हेल्थ को, अपनी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर देता है उसका ये बिहेवियर, और साथ ही अपने साथ जो दूसरे लोग रिलेटेड हैं जैसे कि हस्बैंड हैं या वाइफ हैं और बच्चे हैं उनको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि पूरी जो मैरिज रिलेशनशिप है वो पूरी खराब हो सकती है इस वजह से। या अगर पर्सन मैरिड नहीं भी है तो भी उसकी जो रिलेशनशिप है वो भी खराब हो सकती है। और साथ ही यहाँ बीमारियां पकड़ने का भी रिस्क रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पकड़ सकता है क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसा कि बताया कि एक कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर होता है, मतलब एक पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जीज आती हैं सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की, नए नए सेक्सुअल पार्टनर्स ढूंढने की। तो ऐसे में पेशेंट जो है वो बहुत ही इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, बिना सोचे समझे पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होता है, और कई बार तो अपने शहर से किसी दूसरे शहर भी चला जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कोई सेक्सुअल प्लेजर मिल सके। झूठ बहुत बोलता है घर पे या बोलती है घर पे ताकि उसको सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिले। तो इस तरीके का एक इंपल्सिव एक्ट, मतलब बिना सोचे समझे कर देना, जिसके बहुत नुकसान बाद में भुगतने पड़ते हैं, उस टाइम भी, एपिसोड के दौरान भी और बाद में भी इसके नुकसान सहने पड़ते हैं।
तो ये एक कॉमन बिहेवियर हो सकता है कई लोगों में जिनमें मेनिया है या फिर हाइपोमेनिया है, पर ये ज्यादातर दिखाई देगा मेनिया के टाइम पे। जैसा कि हाइपरसेक्सुअलिटी में बताया, इसी तरह से कुछ रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है पेशेंट में। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा सेक्सुअल नीड्स होना या ज्यादा रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स दिखाना ये पेशेंट में अक्सर नोटिस में आएगा। मतलब रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स जैसा कि बताया कि बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना, कॉन्डम्स यूज ना करना, ऐसा हो सकता है। स्ट्रेंजर्स के साथ सेक्स करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, बिना कोई सोशल क्लास देखे, बिना ये देखे कि कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, दिन में कितनों के साथ करा है, कितना नहीं किया है, उम्र क्या है एक व्यक्ति की, ये सब चीजें भूल कर या ये कहें कि इनको इग्नोर करके एक पर्सन जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है। तो ऐसे में जो रिस्की बिहेवियर्स होते हैं ये अक्सर बहुत सारे लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसी के साथ कई बार सेक्सुअली किसी से कनेक्ट होने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल की लत में भी एक इंसान पड़ जाता है, क्योंकि कई ऐसे सेक्सुअल पार्टनर्स हैं जो उनको तब मिलते हैं जब वो ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं, किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बनते हैं, किसी क्लब जाकर, पब जाकर, कुछ नए लोगों से मिलना, क्योंकि वहां पर एक्साइटमेंट होती है, नया माहौल होता है, नए और ज्यादा लोग होते हैं। ज्यादातर लोग कोई ना कोई पार्टनर सेक्सुअल रिलेशन के लिए ढूंढ रहे होते हैं, वन नाइट स्टैंड्स या कुछ कैजुअल सेक्स के लिए वो अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसे में चांस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन का भी रिस्क बढ़ा रहता है। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज्यादा ड्रग या अल्कोहल लेते हैं उनमें भी हाइपरसेक्सुअल बिहेवियर्स आमतौर पर देखने में आते हैं, तो वहां पर भी रिस्क जो है वो ज्यादा रहता है और ऐसे में पर्सन एडिक्ट बन सकता है। और अगर एडिक्शन की आदत बनी तो फिर ऐसे में दूसरे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि रिस्की ड्राइविंग करना, रिस्की डिसीजंस लेना, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन, अपनी फैमिली को लेकर कुछ रिस्की डिसीजंस लेना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी एक पर्सन शो कर सकता है। तो अगर हम कहें रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर या इन जनरल कोई भी दूसरा रिस्की बिहेवियर एक पर्सन शो कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर्स और टेंडेंसीज डिस्प्ले की हैं। तीसरा टाइप अगर हम कहें बिहेवियर का, हम कहेंगे लोअर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। जब डिप्रेसिव फेज होगा, मतलब डिप्रेशन का एपिसोड होगा बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो उस कंडीशन में सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने की नीड कम फील होगी, पेशेंट को लगेगा कि उसके अंदर अब सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, या किसी तरह से उसको लग सकता है कि मेरे अंदर अब डिजायर नहीं आती, या मेरा इरेक्शन नहीं होता, या मेरे अंदर कोई कमी आ गई है। तो एक तो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जिसमें एक पर्सन अपने को लो फील करता है, और उसी के साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत ही लो फील करेगा, तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। कभी कभी तो पेशेंट्स कोशिश ही नहीं करते हैं सेक्स करने की, तो कई मामलों में कोशिश करते हैं बट उनसे हो नहीं पाता। कभी कभी एंजाइटी के सिम्टम्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है। तो ऐसे में पेशेंट के अंदर सेटिस्फेक्शन रेट भी लो हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाएगी, अपने को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, गुस्सा आएगा, गिल्ट आएगा, उनको लगेगा वो अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हैं, और उनके मन में ये फियर्स आ सकते हैं कि शायद मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर जो है वो किसी और पर्सन के पास जा सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सस्पिशियसनेस भी हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिड्यूस्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट वाले बिहेवियर्स दिखाई देंगे। ना ही सिर्फ सेक्स करने की इंटरेस्ट में कमी आएगी, सेक्स की सेटिस्फेक्शन भी कम रहेगी। तो अगर कभी सेक्स हो भी जाएगा तो भी बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से भी सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। चौथी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन, क्योंकि डिप्रेशन या मेनिया या किसी भी दूसरी साइकेट्रिक कंडीशन में अक्सर देखने में आता है कि कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन भी कोमॉर्बिड कंडीशन के तौर पे आ सकता है। चार तरीके से ये डिसफंक्शंस हो सकते हैं, डिजायर में हो सकता है, अराउजल में हो सकता है, ऑर्गेजम में हो सकता है, या फिर सेक्स के टाइम पर होने वाला पेन डिसऑर्डर। इन चारों टाइप के डिसऑर्डर्स जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शंस के टाइप होते हैं, ये कैसा भी डिसऑर्डर कोई पर्सन फेस कर सकता है। एक भी डिसऑर्डर हो सकता है या एक से ज्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे में सेक्स करने में मुश्किल आएगी, पेशेंट का कॉन्फिडेंस गिरेगा। इनफैक्ट ये कुछ ऐसे कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बायपोलर का जब एपिसोड खत्म हो जाता है तब भी ये बने रहते हैं। तो ऐसे में पेशेंट जो है वो अपने रिकवरी वाले पीरियड में, या ये कहें कि रेमिशन वाले पीरियड में, जब उसके कोई सिम्टम्स बायपोलर वाले नहीं आ रहे, वो डिप्रेशन से भी रिकवर कर गया है, मेनिया का एपिसोड भी नहीं है, तो भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बनी रह जाती हैं, किसी ना किसी तरह से पेशेंट का कॉन्फिडेंस गिरा रहता है। तो ये तब भी पेशेंट की कंडीशन जो है उसको खराब करेंगे, उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। और ऐसे में एक एक्स्ट्रा बर्डन भी होगा इलाज का, और इस बीमारी का भी अलग से इलाज लेना पड़ सकता है।
ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन जाने से या मेनिया जाने से ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। तो बहुत से पेशेंट्स इस तरह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं। अब बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने की जो दवाइयाँ होती हैं वो कैसे साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लाती हैं। सबसे पहले बात होगी लिथियम की। जो लोग लिथियम दवा ले रहे हैं बाइपोलर को ठीक करने के लिए, उनमें 10 में से 3 लोग दवा के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन को रिपोर्ट करते हैं। लिथियम जो है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव में कमी आती है, सेक्सुअल डिजायर नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं आता। और लिथियम जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कॉज कर सकता है। इसी के साथ जब लिथियम को कुछ और दवाओं के साथ दिया जाता है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ जो कि एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में या नींद लाने में ज़रूरी होती है, तो उस केस में तो और भी ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एक पर्सन फेस कर सकता है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं एक पर्सन की ओवरऑल जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको लो कर देती है, जिस वजह से एक पर्सन में लिबिडो की कमी महसूस होती है, एक्सपीरियंस होती है। तो ऐसे में जो पर्सन है वो ना ही सिर्फ सेक्स कम करेगा, साथ ही उसमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी कम रहेगी, उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज भी कम हो जाएंगी, उसको पॉर्न फिल्म देख के या मास्टरबेट करके भी उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मास्टरबेट करना तो दूर, उसके अंदर डिजायर ही नहीं आएगी। और कोई भी ऐसी चीज जो कि पहले उसे एक्साइट कर देती थी पर्सन को, वो अब उसे एक्साइट नहीं करेगी। तो ऐसे में उसमें सेक्सुअल थिंकिंग और फीलिंग्स कम हो जाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है मेडिसिन की, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ जो कि बहुत कॉमनली दी जाती हैं बाइपोलर पेशेंट्स को, जैसे कि एरिपिप्राजोल, ओलेंजापिन, कुछ इस तरह की दवाइयाँ। और ये जो दवाइयाँ होती हैं ये ब्रेन में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स को कम करने का काम करती हैं, पर इसका एक साइड इफेक्ट ये आता है कि पेशेंट के प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स में वो इफेक्ट हो जाती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। और मेल्स में भी स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होती है। मेल्स में सेक्सुअल डिजायर तो कम होती ही है एंटीसाइकोटिक की वजह से, उनके स्पर्म्स की भी जो क्वांटिटी है वो बहुत रिड्यूस हो सकती है। मेल्स या फीमेल्स में एराउजल में कमी आती है, एक्साइटमेंट नहीं हो पाती और ऑर्गेजम भी नहीं हो पाता कई सारे केसेस में। नेक्स्ट कैटेगरी मेडिसिन की होती है एंटी कॉन्वुल्सेंट्स। ये दवाइयाँ भी बाइपोलर के लिए दी जाती हैं, स्पेशली तब जब लिथियम काम ना कर रही हो या लिथियम का इफेक्ट थोड़ा आ रहा हो। इनका भी इम्पैक्ट जो है वो सेक्सुअल हार्मोन्स पर पड़ता है, लिबिडो भी कम हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, इरेक्शन में कमी आ सकती है, सेक्सुअल डिजायर या एराउजल में कमी हो सकती है। तो इन सब दवाइयों के इस तरह के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स दिखते हैं, चाहे वो मूड स्टेबलाइजर हो, चाहे एंटीसाइकोटिक हो, या वो एंटी कन्वर्जेंट या कोई भी दूसरी दवा। इनफैक्ट एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी जब पेशेंट्स को दी जाती हैं, हालांकि वो बहुत कॉमनली तो नहीं दी जाती, पर फिर भी जब दी जाती हैं तो उससे भी उनकी जो पेशेंट्स की लिबिडो है वो रिड्यूस हो जाती है। और जितना लंबे टाइम तक ये दवाइयां ली जाएं उतना ज्यादा एक पेशेंट जो है वो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस एक्सपीरियंस करता रहता है। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि कुछ दवाइयां कम हो जाने के बाद भी उनका एक साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बना रह सकता है, जिससे कि उनकी सेक्सुअल लिबिडो, इंटरेस्ट और डिजायर्स कम ही रहती हैं। और बहुत सारे पेशेंट जब एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, मतलब वो करीब करीब अपने रेगुलर फंक्शनिंग में रिकवर कर चुके होते हैं, तब भी उनमें सेक्सुअल डिस्फंक्शंस बने रह जाते हैं, जो कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो या तो उनके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन आया हो, या फिर उनके अंदर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से आया हो। सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होना पेशेंट्स में कॉमनली देखा जाता है। और जैसा कि बताया कि हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर या रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स भी मेनिक एपिसोड्स में कॉमन बिहेवियर्स होते हैं। तो अब बात आती है कि करें क्या, कैसे ठीक करें इस प्रॉब्लम को। बाइपोलर डिसऑर्डर में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हो या दवाओं के साइड इफेक्ट्स के तौर पे आ रहे हो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, दोनों मामलों में सबसे पहले अवेयरनेस होनी जरूरी है। पूरी तरह से सही जानकारी होना जरूरी है, समझ होनी जरूरी है कि हाँ ये बीमारी और इसकी जो दवाइयां हैं वो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस ला सकती हैं। ना ही सिर्फ इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना जानना जरूरी है, डॉक्टर से भी बात करना जरूरी है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। डॉक्टर से जरूर बात करें कि उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो कैसे इंपैक्ट हो रहा है। डॉक्टर को बताएं जरूर, डॉक्टर से जब अपना दवा का रिव्यू कराने जाते हैं तो उनको बताएं कि आपका सेक्सुअल बिहेवियर इस पूरे वीक में, मंथ में किस तरह का रहा है, किस तरह की आपकी फैंटेसीज रही हैं, कितनी आप में डिजायर रही, ज्यादा रही, कम रही। ये डॉक्टर को बताना जरूरी है, ताकि डॉक्टर या तो आपको सही दवा देगा या फिर आपकी सही तरह से काउंसलिंग करेगा। अगर साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग नहीं करते तो वो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे,
जो कि आपके थेरेपी या काउंसलिंग करेंगे, जिससे कि आप अपने सेक्सुअल बिहेवियर्स और फैंटेसीज को कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम शायद हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर या लो सेक्सुअल बिहेवियर शायद ना भी हो, पर उनके जो मेंटल स्टेट पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेक्सुअल हेल्थ वैसे कम हो जाना, सेक्सुअल बिहेवियर या डिजायर्स कम हो गई, या फिर उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ना, जिससे कि या हो सकता है उनका डिप्रेशन बढ़ रहा हो, उनकी रिलेशनशिप क्वालिटी खराब हो रही हो, मैरिज खराब हो रही हो। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसके लिए काउंसलिंग लेना बेहद जरूरी है। स्पेशली जब बहुत रिस्की बिहेवियर पेशेंट शो करता है तो उसके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ वो समझ नहीं पाते इन बिहेवियर्स को। उन्हें लगता है कि उनको धोखा मिला है, चीट किया गया है, ये पेशेंट जो है वो हमेशा ऐसा करता रहेगा या करती रहेगी, कैसे मैरिज चलेगी, किस तरह से वो एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे वो अपने को समझा पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कपल काउंसलिंग या फैमिली काउंसलिंग बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए बात करना, इसके बारे में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। अगर डिस्कशन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, छुपी रहेंगी प्रॉब्लम्स, दबी रहेंगी, स्टिग्मा रहेगा कि नहीं डॉक्टर से बात नहीं करनी, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करना, ये तो पर्सन के नेचर की वजह से है, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, या इसको कंट्रोल किया जा सकता है पर कंट्रोल नहीं कर रहा है पेशेंट। इस तरीके की चीज़ें, धारणाएं अगर बनाई जाएंगी दिमाग में तो फिर रिलेशनशिप्स खराब होंगी। इसलिए रिलेशनशिप्स को बचाना है तो पहले समझा जाए कि बीमारी और दवाएं कैसे सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल डिजायर्स को अफेक्ट कर सकती हैं। सही जानकारी होगी, सही तरीके से इसके बारे में पूरी समझ बनाई जाएगी तो कुछ बेटर किया जा पाएगा। इसलिए हस्बैंड्स और वाइफ्स को तो ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। उनको इस बारे में पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है कि कैसे उनका जो स्पाउस, जिसको कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो क्यों इतना हाइपर सेक्सुअल या लो सेक्सुअल बिहेवियर दिखाता है, हाइपोसेक्सुअल बिहेवियर भी जिसे कहते हैं, और कैसे उसके साथ डील किया जाए, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, और अपने स्पाउस के बाइपोलर डिसऑर्डर में होने वाले सेक्सुअल बिहेवियर्स के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए। इसीलिए प्रॉपर साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये अलग अलग टाइम पर ज़रूरी हो सकता है। फैमिली मेंबर्स को समझाना, पेशेंट को भी समझना पड़ेगा, उसे भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और फैमिली मेंबर्स को भी समझना पड़ेगा। पेशेंट को भी ध्यान रखना है कि वो इस चीज को ढाल ना बनाए कि मेनिया का एपिसोड हो रहा है तो सेक्सुअल बिहेवियर्स तो ज्यादा होंगे ही होंगे। नहीं, उससे बाद में रिलेशन और लाइफ इफेक्ट होगी। इसलिए इसको संभाला जा सकता है सही इंटरवेंशन और सही थेरेपी या दवा की मदद से। इस टॉपिक पर और कुछ जानकारी आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।